नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जीभ के प्रयोग के आधार पर सुर कैसे होते हैं और मुख द्वार के खुलने के आधार पर कौन कौन से सुर होते हैं, इन सभी सुरों को अग्रस्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, इन सभी व्यंजनों को दोस्तों हम बहुत ही आसान भाषा के साथ और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्लास को अरेंज किए हैं। तो आप पूरी क्लास देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कितना कितना डेकोरेटेड क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो आप इस क्लास को पूरी देखिएगा और इनके सभी के चाहे अग्रस्वर हो, चाहे मध्य स्वर हो या पश्च स्वर हो, विव्रत हो, अर्धविव्रत हो या समृत हो, चाहे अर्ध समृत हो, इन सभी के प्रकारों के बारे में जानेंगे और इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये सब कुछ पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो आप इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने सुर होते हैं, तो 3 सुर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। साथ में दोस्तों, ये जो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भाग होते हैं वह कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यह अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। तो इन सभी को उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, कौन कौन से होते हैं, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन यह कंपन के आधार पर होते हैं। तो कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। तो इन सभी को हम एकदम इजी वे में बिल्कुल आसान सी भाषा के साथ जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को पूरी वॉच करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर और दूसरा हो गया मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो यह दोस्तों 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर हो गया, दूसरा हो गया मध्य या केंद्रीय स्वर हो गया और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया पश्च स्वर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, दूसरा है मध्य या केंद्रीय स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। और फ्रेंड्स, मुख द्वार खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। तो दोस्तों, ये मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इनको देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, तो ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे, अग्रस्वर। और ये क्लास इतनी सिस्टमेटिक तरीके से है तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और सभी जितने भी स्लाइड्स हैं और जितने भी फैक्ट लिखे गए हैं आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। क्योंकि नोट डाउन जो करते हैं आप, तो उसको रिवीजन के टाइम आप कम समय में जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूरा आप नोट करते जाइएगा। तो पहले हेडिंग क्या डाले हैं आप, अग्रस्वर, और उसके नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अग्रस्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे वाला हिस्सा उठता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो ई, ए और ऐ, ये 4 संख्या अग्रस्वर की होती है जिसमें जीभ के आगे वाला हिस्सा उठता है। तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे वाला हिस्सा उठता है तो यह अग्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ई, ए, ऐ।
अब देखते हैं दूसरे स्वर को। दूसरा स्वर कौन सा है? तो दूसरा स्वर है मध्य या केंद्रीय स्वर। तो इसकी हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। तो मध्य या केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं? तो लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं। दोस्तों, जब आप आ का उच्चारण अपने जीभ के अनुसार करें तो आ, जैसे ही आप आ करेंगे तो आपके जीभ का बीच का हिस्सा जो है ऊपर उठता है, तो यह जो है मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाएगा। इसकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो इसकी संख्या भी 1 होती है। मध्य या केंद्रीय स्वर की संख्या 1 होती है। कौन सा होता है? तो यह आ होता है। दोस्तों, जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो आपके जीभ के बीच का हिस्सा जो है उठता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मध्य या केंद्रीय स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। वह कौन सी होती है? तो वह आ होता है। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे स्वर के तरफ। तीसरा स्वर कौन सा है? तो तीसरा स्वर है पश्च स्वर। और दोस्तों, पश्च स्वर की हेडिंग डाल के उसके नीचे क्या लिखेंगे आप? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 5 होती है। तो पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आ, उ, ओ, औ। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये कौन से हैं? तो ये पश्च स्वर हैं। इनकी संख्या 5 है। जब दोस्तों इन स्वरों का उच्चारण आप करते हैं तो चाहे आ करें, चाहे ऊ करें, चाहे ऊ करें, ओ करें, औ करें, तो ये जीभ के लास्ट वाले या पिछले हिस्से से जो है इसका उच्चारण यहाँ से होता है। आप जब इनका उच्चारण अपने मुख के द्वारा जीभ की सहायता से करते हैं तो आप जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आप जो है इनका उच्चारण जैसे जैसे बताया जाए या जहाँ जहाँ से हो आप उसका उच्चारण करेंगे तो वो जो है आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप जो है इस प्रैक्टिस को करते रहिएगा। अब दोस्तों, ये जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के थे। पहला था अग्र स्वर, दूसरा था मध्य या केंद्रीय स्वर और तीसरा था पश्च स्वर। तो हम बिल्कुल आसान से तरीके के साथ पहचान लिया है। अब चलते हैं मुख द्वार खोलने के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इनको देखते हैं। तो मुख द्वार खोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया विव्रत स्वर, दूसरा हो गया अर्ध विव्रत और तीसरा हो गया समृत स्वर, चौथा हो गया अर्ध समृत स्वर। तो इनकी संख्या 4 होती है। चलिए इनको एक एक करके डिटेल से समझते हैं कि कौन कौन से मुख द्वार खुलने के आधार पर विव्रत स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्ध विव्रत कौन से होते हैं, समृत स्वर कौन से होते हैं और अर्ध समृत स्वर कौन कौन से होते हैं। तो चलते हैं इन सभी को एक एक करके डिटेल से समझते हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा आप, क्या डालेंगे आप? विव्रत स्वर। तो आप पहली हेडिंग डालिएगा विव्रत स्वर और उसके नीचे लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। तो विव्रत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला रहता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। दोस्तों, विव्रत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो विव्रत स्वर की संख्या 1 होती है। कौन सी होती है? तो आ। ये जब आ का उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह सबसे ज़्यादा खुला रहता है। विव्रत स्वर की संख्या 1 होती है और इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? जब आपका मुख सबसे ज़्यादा खुला रहता है तो यह विव्रत स्वर होता है। जब आप बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो आपका जो है मुख सबसे ज़्यादा खुला रहता है, तो यह विव्रत स्वर कहलाएगा। अब चलते हैं दूसरे स्वर की तरफ। दूसरा स्वर कौन सा है? तो यह अर्धविव्रत स्वर है। तो इसकी दूसरी हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे दूसरी हेडिंग में? अर्धविव्रत स्वर। और उसके नीचे नोट डाउन करिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला रहता है उसे अर्धविव्रत कहते हैं। तो इसका जो है इसकी परिभाषा
इसके जो है हेडिंग से ही निकलती है कि अर्धविव्रत मतलब विव्रत का आधा। तो अब दोस्तों अर्धविव्रत का मतलब ही होता है कि विव्रत की अपेक्षा कम मुख द्वार खुला होना। तो यह जो है अर्धविव्रत होता है। इनकी संख्या 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है, तो अगला स्वर है समृत स्वर। तो इसको दोस्तों आप तीसरी हेडिंग डालिएगा समृत स्वर, और तीसरी हेडिंग के नीचे क्या लिखेंगे आप, इसके नीचे लिखेगा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उसे समृत स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुला होता है उसे समृत स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो दोस्तों इन 4 स्वरों का आप जब उच्चारण करेंगे तो ई उ, तो आप जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार हमारा बिल्कुल नहीं खुलता है, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा बहुत कम खुलता है। तो ये समृत स्वर हैं। इनकी संख्या 4 होती है। चलते हैं नेक्स्ट चौथे स्वर की तरफ। तो चौथा स्वर कौन सा है, तो चौथा स्वर है अर्ध समृत स्वर, और इसकी चौथी हेडिंग क्या डालेंगे आप, अर्ध समृत स्वर। तो अर्ध समृत स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इनकी संख्या 2 होती है। का उच्चारण कैसे होता है दोस्तों, तो अर्ध समृत स्वर के नीचे आप क्या लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत स्वर की अपेक्षा या तुलना में अधिक खुलता है उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। तो अर्ध समृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समृत स्वर की अपेक्षा या तुलना में अधिक खुलता है अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। जब आप समृत स्वर का उच्चारण कर रहे थे ई उ, तो मुख द्वार एकदम बिल्कुल कम खुलता था, लेकिन दोस्तों जब ए और ओ का उच्चारण करते हैं तो समृत की अपेक्षा अधिक खुल रहा है मुंह, तो आपका ये अर्ध समृत स्वर हो जाएगा। दोस्तों हमने सभी स्वरों को और सभी का जो है चाहे जीभ के प्रयोग के आधार पर इनका जो है उच्चारण हो या मुख द्वार के खुलने के आधार पर, तो इन सभी के प्रकारों के बारे में और कौन कौन से मतलब इसमें स्वर होते हैं, इन सभी को हमने आसान से जो है एकदम एक एक लाइन में बिल्कुल आसान से शब्दों में सीख लिया है। अब चलते हैं क्या देखेंगे, तो अब देखते हैं अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। दोस्तों उच्चारण के अनुसार इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों आप हेडिंग डालिएगा अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। ये क्या होते हैं, तो ये उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया अल्पप्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। तो दोस्तों इसमें हमने एक जो है कलर मैच किया है, तो जो हरा वाला होगा या ग्रीन वाला होगा वह जो है अल्पप्राण होगा। तो यह पहला तीसरा और पाँचवा, ये जो पहला तीसरा पाँचवा वर्ग हैं ये जो है कौन से हैं, तो ये अल्पप्राण हैं, और दूसरा और चौथा ये क्या हैं, तो ये महाप्राण हैं। चलिए इनको देखते हैं डिटेल के साथ, जानते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो देखते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों आप पहली हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे, अल्पप्राण व्यंजन, और उसके नीचे आप नोट डाउन करिएगा। तो क्या नोट डाउन करेंगे, तो लिखिएगा ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसका जो है अर्थ सीधे हेडिंग से भी निकलता है, अल्पप्राण मतलब बहुत कम वायु मुँह से निकलना। तो अल्पप्राण की परिभाषा क्या आप लिखेंगे, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 20 होती है। अब देखते हैं कि ये 20 संख्या होती है तो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से 20 व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो यह प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पाँचवा वर्ण ये क्या होते हैं, तो ये अल्पप्राण होते हैं। तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया और ये पाँचवा हो गया। अभी हमने पिछले स्लाइड में भी जाना था कि यह जो है अल्पप्राण पहला तीसरा और पाँचवा वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा वर्ण होते हैं।
चलिए देखते हैं कि अगर इनकी संख्या 20 होती है तो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से वर्ण और शामिल हैं, तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण, उसी के नीचे आप नोट डाउन करेंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। उसके पहले भी हमने बताया था आपसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, तो है अल्प प्राण होता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो दोस्तों जितने भी स्वर होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। और दोस्तों जैसे क वर्ग में कौन सा है, तो का, गा और अंगा महिला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया गया है। इसी तरह च वर्ग में भी है चा, जा और या, और ट वर्ग में भी ऐसे लिया गया है टा, डा, आड़ा। और ये दोस्तों क्या है, तो यह उच्छिप्त व्यंजन है, डा उच्छिप्त व्यंजन है, तो इसको भी लिया गया है। और ता वर्ग में क्या है, तो ता, दा और ना। यह दोस्तों ये भी 3 वर्ण लिए गए हैं। कौन कौन से हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। और प वर्ग से भी कौन कौन से लिए गए हैं, तो पा, बा और मा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया गया है। और चारों अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो यह 4 होती है। दोस्तों यह किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो यह अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 20 होते हैं। तो ये 20 होते हैं। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अल्प प्राण व्यंजन की संख्या 20 होती है। चलते हैं दूसरे व्यंजन की तरफ, महाप्राण। तो देखते हैं दूसरा व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण है। इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं और कैसे कैसे इसका उच्चारण होता है। तो आप महाप्राण व्यंजन की हेडिंग डाल के उसके नीचे नोट डाउन करिएगा। क्या नोट डाउन करेंगे, तो महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों महाप्राण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 15 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, इन सभी को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 मानी गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इनकी संख्या तो 15 होती है, तो देख लेते हैं 15 कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो है पहली बात तो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। तो क वर्ग में खा और घा हो गया, च वर्ग में छा और झा हो गया, और ट वर्ग में ठा हो गया, ढा हो गया, और त वर्ग में था हो गया, धा हो गया, और प वर्ग में फा हो गया और भा हो गया। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है वर्ण और शामिल हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों महाप्राण व्यंजन के नीचे जो है आप नोट डाउन करिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो क वर्ग का कौन से है, तो खा और घा हो गया। च वर्ग का कौन कौन सा है, तो छा और झा हो गया। ट वर्ग का कौन सा है, तो ये ठा हो गया और ढा हो गया। और त वर्ग का कौन सा है, तो था हो गया, धा हो गया। और प वर्ग का कौन सा है, तो फा और भा हो गया। तो ये जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। अब दोस्तों ये चारों ऊष्म व्यंजन भी इसमें शामिल हैं। तो ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो सा, सा और हा, ये जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और साथ में एक उच्छिप्त व्यंजन भी शामिल है जिसे ढा कहते हैं। तो यह उच्छिप्त व्यंजन है, इसकी संख्या इसमें 1 शामिल है। तो यह महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। जब भी दोस्तों आपसे एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाए कि महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 15 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और साथ में चारों ऊष्म व्यंजन शामिल हैं, एक उच्छिप्त व्यंजन ढा भी शामिल है।
तो इनकी संख्या 15 होती है। अब दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो यह 2 होते हैं। तो उसके नीचे आप लिखिएगा कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया अघोष और दूसरा हो गया घोष। तो कंपन के आधार पर कितने हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। अब देखते हैं इनको पूरी डिटेल के साथ देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो दोस्तों पहला हेडिंग डालिएगा आप अघोष व्यंजन और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे इन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। दोस्तों अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 13 होती है। दोस्तों जब भी आपसे अघोष वर्ण की संख्या पूछ ले तो आप किस में मार्क करेंगे, तो आप जो है 13 में मार्क करेंगे, क्योंकि अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। कैसे होता है, जैसे क वर्ग का क्या हो गया, का और खा हो गया, च वर्ग का हो गया, चा और छा हो गया, टा वर्ग का हो गया, टा और ठा हो गया, ता वर्ग का हो गया, ता और था हो गया, और पा वर्ग का हो गया, पा और फा हो गया। तो यह जो है, और साथ में ऊष्म व्यंजन की संख्या 3 होती है, सा, सा और सा। तो ये अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी संख्या 13 होती है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों ये अघोष व्यंजन का कैसे, तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। जैसे का खा हो गया, चा छा हो गया, और टा ठा हो गया, और ता था हो गया, और पा फा हो गया। तो ये दोस्तों, और 3 ऊष्म व्यंजन भी इसमें शामिल होते हैं, तो इनकी संख्या 13 मानी गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट व्यंजन की तरफ। कौन सा है, तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, तो दूसरी हेडिंग आप डालिएगा घोष व्यंजन, और उसके नीचे आप नोट डाउन करिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 31 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। जैसे कि क वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, और ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, और त वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, और प वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा। और साथ में दोस्तों अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ एक ऊष्म व्यंजन भी शामिल है, यह भी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और साथ में क्या क्या होते हैं, तो इनमें सभी स्वर आ से ओ तक आते हैं। ये कौन कौन से, तो घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कुल इनकी संख्या कितनी होती है, तो कुल इनकी संख्या 31 होती है। तो आपसे जब भी आपसे पूछे कि घोष व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 31 होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि घोष व्यंजन कौन सा है। तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, घोष व्यंजन, और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, तो पहला और दूसरा क्या होते हैं, तो ये अघोष होते हैं, और साथ में तीसरा, चौथा और पाँचवा ये घोष व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो घोष व्यंजन की संख्या 31 होती है। तो ये आप देख ही लिए हैं। इसके बाद हम आपसे जो है उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी क्लास देख लिया होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।